नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी जो टीसीएस पैटर्न पे आधारित हाल फिलहाल के जीके जीएस को लेके विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो क्लास चलाई जा रही है ना, इसके तहत ये अगली क्लास आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस क्लास में जो भी जीके जीएस के प्रश्न होते हैं उसके सभी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट की डिस्कशन विस्तृत रूप से आप देखते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप आने वाले समय में सीजीएल देने वाले हैं, सीएचएसएल देने वाले हैं, एमटीएस देने वाले हैं, दिल्ली पुलिस देने वाले हैं या फिर कोई अदर एग्जाम देने वाले हैं जिसमें जीके जीएस की प्रश्न पूछी जाती है, तो आप जो है बढ़िया से इसे फॉलो कीजिए, आपको जो है अवश्य ही अच्छा रिजल्ट मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर इज द फेमस रानी की वाव सिचुएटेड? तो भैया ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है रानी की वाव, है ना। रानी की जो वाव है ना, ये 2014 में इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1063 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में, ठीक है, उनकी पत्नी है ना उदयमती ने इसे बनवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फेज 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी की वाव को जो है निर्माण किसने करवाया था, और एक दिन पूछा गया था कि हुमायूं का जो मुकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो भाई निर्माण से भी क्वेश्चन आजकल टीसीएस जो है पूछने लगे हैं। 100 रुपये की नोट के पीछे में आप रानी की वाव का अंकन देख सकते हैं, ठीक है। सोलंकी वंश का प्रथम शासक यानी जो संस्थापक कह सकते हैं, तो मूलराज प्रथम जो है ये सोलंकी वंश के जो है मतलब संस्थापक कहिए या फिर प्रथम शासक कहिए, ठीक है। लोथल से एक बार क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया कि ये जो लोथल है हड़प्पाकालीन स्थल, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी ऑप्शन में नहीं था, आपसे पूछ लिया था कि किस नदी के सहायक नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा जो है ये साबरमती के ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसका आंसर साबरमती था। यानी कहने का मतलब है कि लोथल अपने आप में तो गुजरात में है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये किस नदी के ट्रिब्यूटरी है भोगवा? तो साबरमती का। तो यहाँ से थोड़ा जो अपनी नॉलेज है उनको इनहेंस करेंगे। इसके अलावा गुजरात में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर हाइट की ऊंची प्रतिमा है, ये जो है किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है इसके मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है। प्रसिद्ध जो ताजमहल है ये किस नदी के समीप है? तो ये यमुना नदी के समीप जो है आगरा में स्थित है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार समूह को एक दूसरे से अलग करता है या किया जाता है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार ग्रुप फ्रॉम ईच अदर? भाई एक दूसरे को कौन सेपरेट करता है? तो भाई 10 डिग्री चैनल है। मैंने आपको इसे याद रखने के लिए आपको बता दिया है। इसको जो है शुद्ध हिंदी में आपको कैसे लिखेंगे, जो हिंदी भाषा से ज़्यादातर पढ़ते हैं उसके लिए कैसे रहता है कि इसमें जो लैंग्वेज रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चैनल के द्वारा, है ना, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग किया जाता है। तो मैंने कहा था कि जब भी छोटा से बड़ा को अलग करने वाली बात आपको आएगा, है ना, छोटा से बड़ा यानी लिटिल अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह, है ना, तो आपको सबसे बड़ा वाला डिग्री लगा देना है 10 डिग्री। अपने पास अवेलेबल होता है इस कैडर में 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो हमने कहा छोटकू से बड़कों को जब अलग करना है तो 10 डिग्री। दोनों की सेम अक्षर अगर सेम है ना, जैसे मालदीव से मिनी क्वाय, है ना, मैंने यहाँ पे लिखना है मालदीव से मिनी क्वाय। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों अक्षर जो है पहला मौ है ना, तो दोनों अक्षर अगर सेम है तो मुझे सबसे छोटा वाला लगाना है। 8 डिग्री से अलग होगा ये मालदीव से मिनी क्वाय, और एक बीच में बच जाता है भैया 9 डिग्री के लिए लक्षद्वीप से मिनी क्वाय। तो कोई भी झंझट नहीं है याद करने में, याद करने का मन बना के देखिए आपको याद हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित सीमा रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा ये दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया को अलग करती है। एक 17वीं समानांतर रेखा है वियतनाम पे लागू होता है, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम। और एक आपका 24वीं समानांतर रेखा है, ये इंडिया और पाकिस्तान पे लागू होता है, लेकिन इसे पाकिस्तान जो है कबूल नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये जो है निष्क्रिय रूप में है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की बात आ गई है तो आप जो है रेड क्लिफ रेखा चलता है भाई, है ना, जो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे खींचा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि किसके नाम पे जो है रेड क्लिफ रेखा का जो है खींचा गया है, तो आपका आंसर है सर सिरिल रेड क्लिफ, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो केंद्रशासित प्रदेश है ये कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश है ये आपका कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो अंडमान निकोबार है, इसकी जो हाई कोर्ट वाला क्षेत्र है, ये किसके हाई कोर्ट के अंदर अपनी साझा करता है अपना कार्य को? तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जो है इसकी देखरेख की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, I2U2 पहल को ... किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से। ठीक है, I2U2 का मतलब क्या है? आई का मतलब दो बार आई से स्टार्ट होने वाले कंट्री का नाम होगा, तो एक बार इंडिया और एक बार इजराइल। U2 का मतलब दो बार यू से स्टार्ट होने वाले कंट्री का नाम है, तो एक बार USA और एक बार UAE, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये है ग्रुप है 4 देशों का जिसको I2U2 हम साधारण भाषा में कहते हैं। इसकी प्रथम बैठक पिछले साल ही 2022 में वर्चुअल तरीके से कराया गया था, है ना, और सेकेंड बैठक अभी अभी इसकी संपन्न हुई है फरवरी 2023 के अंदर। और कहाँ पे हुई है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात की, है ना, अबू धाबी में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में। ठीक है, इसके अलावा जो क्वाड है इसी प्रकार का QUAD, इसका गठन 2017 में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो QUAD क्वाड है ये किसके मन की उपज है, यानी सबसे पहले इस विषय पे जो है किसने अपना सुझाव रखा था कि भाई इस प्रकार का एक दल का गठन करना चाहिए, तो आपको बताना है शिंजो एबे। कौन? शिंजो एबे, जो अभी हमारे बीच नहीं है। शिंजो एबे जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी जो है मृत्यु हो गई थी पिछले साल एक घटना में, है ना, तो इन्होंने ही सबसे पहले ये विचार लाया था कि भाई क्वाड का जो है गठन किया जाए। अगर आप महासागर और इंडिया के नक्शा को रिलेट करके देखेंगे तो ये चारों कोनों में 4 देश है। ठीक है ना। तो इसके अलावा जो अगला हमारा प्रश्न है, कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संश्लेषित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है? द मेन फंक्शन ऑफ व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज टू द सिंथेसाइज द सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द इंटरक्यूलर टारगेट टू और सेक्रेट इट आउटसाइड द सेल। भाई आंतरिक रूप से या फिर कोशिका के अंदर स्रवण करना है या फिर बाहरी रूप से। ठीक है, तो ये जो है मतलब कौन इस प्रकार से जो है पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये है हमारा गोल्जी बॉडी। इसी कारण इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं गोल्जी काई को। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं या फिर पुलिस मैन कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो गोल्जी काई है ये किस प्रकार के कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए सब कुछ नहीं पाया जाता है सारे सेल में, है ना, नहीं तो सब एक ही जैसा हो जाता भाई, है ना। तो गोल्जी काई जो है ये सिर्फ सुकेंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। अब सुकेंद्रीय कहने का मतलब क्या है? जिसमें केंद्रक पाया जाएगा। और केंद्रक कैसी कोशिका में पाई जाती है? जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं ना, जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसी के अंदर आपका जो है केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक पाया ही नहीं जाता है तो उसके अंदर गोल्जी काई भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना भाई। अरे हम लोग जो है, हम लोग के अंदर केंद्रक है क्या? तो ऑब्वियसली है भाई, है ना, हमारे अंदर तो है ही है ना, तो हमारे अंदर गोल्जी काई भी है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। गोल्जी काई का मुख्य काम क्या है? जो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड इत्यादि का संश्लेषण कर, है ना, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ऑक्सीजन की जो पहुंचान का काम करता है ना, ये हीमोग्लोबिन करता है ना, ये हीमोग्लोबिन करता है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम। यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से लिए गए तत्वों को जो है पहुंचाने का काम आपका कौन कर रहा है? गोल्जी काई कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर एनर्जी लेवल की हमें आवश्यकता होती है वहां पर एनर्जी की पूर्ति कौन करते हैं? तो ये गोल्जी काई करते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे मैं अभी मुंह से बोल रहा हूं तो हमें ज्यादा एनर्जी कहाँ पे खर्च हो रहा है? मेरे मुंह के पास से, और हाथ से लिख रहा हूं तो हाथ में। तो हो सकता है कि एनर्जी का जो बहन है यही करता हो, है ना। इसके अलावा गोल्जी काई को कोशिका का पुलिसमैन कहा जाता है, ये तो मैं बता ही दिया हूं। इसके अलावा कोशिका में कुछ और भी अंग है जिनके अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जब से पहले जो मैं मौखिक रूप से बताया कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर द्रव जालिका ये सब नहीं पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोशीय और बहुकोशीय, है ना, पादप कोशिका और एनिमल कोशिका। तो आप कई तरीके से इसे डिवाइड करते हैं सेल को, है ना। लेकिन जो पादप कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो प्रो यूकेरियोटिक होता है, जिसके पीछे
पीछे प्रो लिखा रहता है ना, वो गरीब होता है और गरीब को हमेशा अभाव लगे रहते हैं। तो इसके पास बहुत सारी चीजों की अभाव होती है, जैसे मेट्रोकॉन्ड्रिया ही नहीं होते, गोल्जी काई ही नहीं होते, अंतर्द्रव जालिका ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन यूकेरेटिक में ये सभी चीज पाई जाती है। फिर भी प्रोकैरियोटिक में जो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होते हैं ना, ये पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका की खोज 2 बार हुई थी। एक बार तो आपका डेड कोशिका सिर्फ नामाकरण हुआ था, लेकिन हम इसे खोज मानते हैं। कब हुआ था? 1665 में। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। उसके बाद में जो आपका लाइव सेल की खोज किया गया, ये आपका ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1674 में किया गया। कुछ ऐसे ईस्वी हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कोशिका का खोज है ना, हृदय प्रत्यारोपण। इसके अलावा 1-2 और ईस्वी है, जैसे आपका जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी रिलीज हुई थी। ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? तो भैया ये राष्ट्रपति की जो शपथ है ना, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में है, ठीक है। आर्टिकल 60, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई 52 से लेकर है ना 61 तक ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिलेट करता है ये आर्टिकल, है ना। और इसका क्या है कोड? पकानी कोका दियोदशम, है ना। इस प्रकार से प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, इस प्रकार से जो है आपको सेटअप बैठा लेना है 52 से 61 तक का। हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है ना। इसी में जो है आपका 60 आ जाता है, जो 61 से पहले आ जाएगा। मैंने कहा कि लास्ट में दशम होता है ना। तो मौ से क्या हो जाएगा? महाभियोग। 100 से क्या हो जाएगा? शपथ। तो 61 के पहले क्या? 60। तो शपथ में 60 होगा, है ना। 60 में शपथ होगा, उल्टा कहा गया, माफ कीजिएगा। अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 53 जो है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान कहे तो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। क्योंकि भाई यूटिलाइज कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ जो है पावर सब है, लेकिन जो है मतलब खुद से जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। मैंने इस विषय में भी डिस्कस कर लिया था कि किस देश के राष्ट्रपति ही पावर का वहन करते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति है, काफी पावरफुल होते हैं। इंडिया में प्रधानमंत्री पावरफुल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। यहीं पर ही आपको राज्यपाल के क्षमादान याद रखना है, 161। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राज्य में इसी प्रकार के अधिकारी को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, है ना। एडवोकेट एडवोकेट जनरल कहते हैं। महाधिवक्ता वो आपका राज्यपाल नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 165 के थ्रू। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। मैंने कहा था कि इसमें से एक वर्ड चेंज कर दीजिए तो 213 हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे पहला दूसरा को, तो 213 राज्यपाल का अध्यादेश है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के थ्रू जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। ज्वाइंट सीटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आमंत्रित करते हैं बैठक के लिए, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं ये कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं राष्ट्रपति? तो आर्टिकल 108 का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्यश्री शुभ लक्ष्मी योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना इज द मेन स्कीम ऑफ व्हिच स्टेट? तो भैया ये राजस्थान की योजना है। राजस्थान में अगर कोई भी जो महिलाएं हैं प्रथम बार अगर कोई बच्ची को जन्म देता है तो उनको 2500 रुपए की जो है राशि उसी स्वास्थ्य जहां पे वो स्वास्थ्य लाभ ले रही है वहीं पे उन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान की स्कीम है। इसी प्रकार से महिलाओं और बच्चियों के लेकर जो स्कीम चलाई गई, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा गतिधारा योजना ये आपका पश्चिम बंगाल का है। गीतांजलि आवास योजना, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण चलती है, उसी प्रकार से आपको पश्चिम बंगाल के अंदर गीतांजलि आवास योजना चलती है, ठीक है। गीतांजलि के नाम पे एक्सप्रेस भी चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस मुंबई से आपका कोलकाता हावड़ा जाता है। इसके अलावा गीतांजलि किताब का नाम है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए थे, और यही गीतांजलि किताब है जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो इंडिया के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है जीता गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। कन्याश्री प्रकल्प ये भी जो है आपका पश्चिम बंगाल का स्कीम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सभी न किसी रूप में जो कन्याश्री प्रकल्प है ना, ये बच्चियों को मदद करने के लिए है। इसके अलावा
नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नवरेह इज ए लूनर। मैंने आपको बताया था कि जब भी चंद्र से संबंधित कोई भी शब्द आएगा तो अंग्रेजी के अंदर इसे लूनर से जो मतलब इंडिकेट करते हैं। आपको डायरेक्ट भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है रिलेट टू मून, रिलेटेड टू मून, तो आपका आंसर होता है लूनर। लेकिन चंद्रमा के अध्ययन को हम सिलेनोलॉजी कहते हैं, तो लूनोलॉजी नहीं कह दीजिएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। लूनर न्यू ईयर व्हिच ऑफ द सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो भैया ये जम्मू कश्मीर में नवरेह होता है। अब तक तो आप नव वर्ष और मकर संक्रांति के समय जो फसली त्योहार होता है उसमें पारंगत नहीं हुए, तो आप अच्छे से हमसे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो होता है नवरेह होता है। उसी समय जो है बैसाखी का त्योहार पंजाब और हरियाणा में होता है, ये भी नव वर्ष है। और ये नव वर्ष की महीना जनरली जो है इंडिया में अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ना। बिशु जो है, बिशु यहाँ पे लिखिएगा, बिशु लिखा गया है, यहाँ पे पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगा। बिशु जो है ये केरल में मनाया जाता है। पोतांदू जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। उगादी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू जो है ये असम के अंदर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात के अंदर अगर आप उत्तरायण सोच रहे हैं तो आप गलत है, वो मकर संक्रांति के समय सेलिब्रेट की जाने वाली त्योहार है। मैं यहाँ पे नववर्ष वाली त्योहार की बात कर रहा हूँ। गुजरात के अंदर जो नववर्ष वाली त्योहार होते हैं उसे प्रतिपदा कह देते हैं या फिर पाडवा कह देते हैं सीधे सीधे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहू असम में कहते हैं क्योंकि बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है, तो एक बार नव वर्ष में, एक बार आपका अक्टूबर में और एक बार आपका जो है मकर संक्रांति के समय जनवरी में, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है, वर्ष 1835 के अंग्रेजी के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप ... को ... शिक्षा का माध्यम बनाया गया। देखिए जिस स्टाइल में टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है उसी स्टाइल में मैं रखा हूँ, है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। तो भाई किस जो आपसे दोनों डॉट में क्या भरेंगे, तो 1835 में जो आया था ना उसमें अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बात करी गई थी कि भाई कोई अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उसकी भाषा जो है इंग्लिश रखी जाए, ठीक है, अंग्रेज अपना फायदा देख के, क्योंकि बाद में जब बहुत ज्यादा काबिल बन जाएगा ना तो इसका यूज करेंगे बढ़िया से, है ना, समझ रहे हैं। 1835 और आज भी यही चीज तो हो रहा है ना, कि अंग्रेजी के चलते, है ना। इसके अलावा 1835 में इस शिक्षा व्यवस्था को मैकेले की रपट कहा जाता है ना। मैकेले की रपट जो है, मैकेले की रपट के तहत ही भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू करवाया गया, ऐसा माना जाता है। ये कब हुआ था, 1835 में। इसी रपट में कहा गया था, लेकिन वहां पे नाम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में भले ही, लेकिन 1835 दिया है तो आपको समझ जाना है कि मैकेले की रपट की बात करा जा रहा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकेले की रपट से ही मानी जाती है। 1854 में प्रेषित वुड के जो डिस्पैच होते हैं ना, इसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि ये जो है शिक्षा के ऊपर एक जो है मतलब क्रोनिकल, मतलब क्या कह सकते हैं, अरेंज्ड जो है आपका बात का रखा था इन्होंने सामने, कौन, वुड के डिस्पैच में, है ना। वुड के डिस्पैच के अनुसार जो स्कूली शिक्षा थी वो देसी भाषा में होना चाहिए, जो सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो हायर एजुकेशन था ना उसके लिए अंग्रेजी की बात करी गई थी, और जो बीच वाला एजुकेशन था उसे सेमी इंग्लिश में रखे जाने की बात कराई गई थी, ठीक है। वुड के डिस्पैच के अनुसार मुंबई, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटी खोली गई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी, इन व्हिच ईयर वाज द तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 1839 1839 में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ पे किया था, तो कोलकाता के अंदर किया था, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1876 में, है ना, कौन किए थे, आपका आत्माराम पांडुरंग और ये महादेव गोविंद रानाडे, ये कहाँ पे किए थे, मुंबई के अंदर किए थे। इसके अलावा प्रार्थना समाज जो है 4 मांग इस प्रकार रखे थे। प्रार्थना समाज जो है अपने मांग में, अपने एजेंडा में कितने चीज को मुद्दा बनाया था, 4 चीजों को। कौन कौन सा, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा पहला था इनका। जाति व्यवस्था को निरस्त करना, विधवा पुनर्विवाह में सपोर्ट तथा पुरुष तथा और महिलाओं के शादी की उम्र सीमा में वृद्धि करना। तो ये 4 मांग जो है प्रार्थना समाज के रहे थे। कभी आपके कई बढ़िया एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता के अंदर राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में होती है। कहाँ पे होती है, मुंबई में। कौन करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। वहां पे मुंबई कहना सही नहीं रहेगा, बम्बई कहिए इसको, उस समय बम्बई था, ठीक है, तो या फिर महाराष्ट्र कहिए। दयानंद सरस्वती, इन्होंने गो बैक टू वेदास का नारा दिया है
वेदों की ओर लौटो, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखे हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में हुआ। कौन किए थे? ज्योतिबा फूले। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राउत नाचा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा इज अ मेजर डांस ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया है कि आए दिन छत्तीसगढ़ से काफी नृत्य वगैरह पूछे जाते हैं। राउत नाचा आपसे पूछा है यहाँ पर, है ना। और भी है गाड़ी नाचा, गौर मारिया, सरहुल, है ना। सरहुल जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में मिलेगा। पंडवानी, राउत, पंथी, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, कर्मा भी जोड़ लीजिएगा इसमें, कर्मा, सैला, ये दोनों भी जोड़ लीजिएगा, छूट गया कर्मा सैला। ठीक है, लेकिन कर्मा भी आपका झारखंड में भी मिल जाएगा, जिस प्रकार से सरहुल भी झारखंड में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आइए, कर्मा है, भगोरिया है। कर्मा भगोरिया ये एमपी का मैंने लिखा है, एमपी लिखना भूल गया, मैं लिख लूंगा। कर्मा भगोरिया, राय नृत्य, गौर नृत्य, सैला छत्तीसगढ़ से, एमपी से ही तो अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो सैला भी होता है छत्तीसगढ़ में भाई, मध्य प्रदेश में भी होता है। जवारा, मटकी, गौड़, मारिया, गिरिडा। गिरिडा नृत्य अभी अभी आपको पूछा गया है इसमें एमटीएस में, और ब्रीटा नृत्य भी पूछा गया है। तो ब्रीटा पश्चिम बंगाल का है, गिरिडा मध्य प्रदेश का है। तो ये मध्य प्रदेश का हो गया। ये विदेशिया, जट जटिन, झिझिया, सामा चकेबा लिख लीजिए, सामा चकेबा, सामा चकेबा, ये कहाँ का है? आपका बिहार का है। छठ पूजा भी बिहार का है, ये लिख लीजिएगा। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता जो है, हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2023 मेन सिंगल? तो भैया ये नोवाक जोकोविच है, फ्रेंच ओपनों को विजेता है। और क्योंकि देखिए मैंने आपको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चारों का क्रम बता दिया हूं, और 4 होते हैं, जिसमें सबसे नया कौन है, सबसे पुराना कौन है, कौन किस मैदान पे खेले जाते हैं, घास के, हार्ड में या फिर मिट्टी वाले में, है ना। ये सब चीज बता चुका हूं। सबसे ज्यादा टाइटल कौन जीते हैं महिला में, पुरुष में। तो प्रैक्टिस से अटेंड करते रहिए, फायदे में रहिएगा। ठीक है, तो भैया ये फ्रेंच ओपन हुआ है, तो वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन, और लास्ट में आपका जो है अमेरिकी ओपन होता है। चूंकि अभी जुलाई चल रही है, तो आधा समय तो बीत गया साल का, तो इसका मतलब 2 ओपन हो चुके होंगे। एक आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ होगा और एक आपका फ्रेंच हुआ होगा। तो फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के भी विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच पुरुष में। ठीक है, तो दोनों को याद रखने में कोई झंझटे नहीं है कि इस साल में दोनों प्रतियोगिता हुआ, क्योंकि मुझे क्रम याद है कि कौन सा 2 हुआ है ना। तो दोनों के पुरुष एकल में कौन विजेता है? नोवाक जोकोविच। अब महिला में, फ्रेंच ओपन के महिला में एगा स्वीटेक, ये भी जो है अभी इनका जो है दिन चांदी चांदी है, जहां जाती है जीत जाती है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इसमें महिला में कौन विजेता है? ए सबलेंका या आर्यना सबलेंका। तो इन दोनों महिलाओं को याद रखने की जरूरत है, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नोवाक जोकोविच हो गया, तो पुरुष वाला नहीं पूछेगा, महिला वाला पूछेगा। तो एगा स्वीटेक को जरूर फ्रेंच ओपन 2023 के लिए याद रखेंगे। इसके अलावा किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से भी है? व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? तो जो भाई गरीबी रेखा का आकलन करने वाली संस्था है, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी है। इनकी स्थापना कब होती है? 1950 में। किस विभाग के अंतर्गत आती है? सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आती है। देखिए भारत में जो गरीबी रेखा का आकलन जो पूर्ण रूप से करते हैं, ये नीति आयोग जब से आया है, तो नीति आयोग में एक अलग से बनाया गया है टास्क फोर्स, है ना। तो इन्होंने करना है, लेकिन इसमें मदद किसका लेना है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का। इन्हीं के डाटा के आधार पे ये जो है बस रिपोर्ट तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है गरीबी रेखा का आकलन तय करने में सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या फिर सिर्फ नीति आयोग नहीं है, सभी की मिली जुली इक्वल जो है इफर्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है किसने लगाया था? तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत राष्ट्रीय आय समिति का गठन भी पहले किया गया था, जब राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं बना था, है ना। तो ये 1949 में किए गए थे, और इसकी अध्यक्षता के तौर पर किसे मतलब चुना गया था अध्यक्ष के रूप में? पीसी महालनोबिस। यही पीसी महालनोबिस
लोबिस जो है, इन्हीं के आधार पे आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 1961, ठीक है, जिसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर हेनसांग विजिटेड द पल्लवा कैपिटल कांची? तो भैया ये है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में जो है कांचीपुरम गए थे। कौन? आपका हर्षवर्धन, माफ कीजिएगा, हेनसांग। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में बेसिक रूप से आए थे, और क्या करने आए थे? तो पढ़ने आए थे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जो है फाउंडर कौन है और इसके ध्वस्तकर्ता कौन है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। और वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कुलाधिपति बोलते हैं, ठीक है। 3 कॉलम ऐसे लिखना है, फाउंडर, फला, है ना, ध्वस्त कारक मतलब इसको जो मतलब इनहेरिट किया था फलना, और वर्तमान में कुलाधिपति कौन है, इस प्रकार से आपको लिख के भेजना है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, सीयू की नामक किताब लिखा है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी कांचीपुरम में थी। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाउद्दीन खान के संबंध में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है ना, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द फेमस इंडियन म्यूजिशियन उस्ताद अल्लाउद्दीन खान एसोसिएटेड? तो भैया सरोद से प्ले करते थे उस्ताद अल्लाउद्दीन खान। उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अली अकबर खान, अमजद अली खान, आयान अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, दौलत खान, ये सभी के सभी सरोद के प्लेयर हैं। देखिए मेरा एक मानना है कि जो चीज लूसेंट में है ये आते हैं, लेकिन अब कम आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जो लूसेंट के अलावा भी आपको देखने को मिले, उस पर ज्यादा विशेष जो है अपना ध्यान फोकस कीजिए, है ना, तभी काम बनेगी। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, ये सभी जानते हैं, लेकिन मैंने इसे सिर्फ इसलिए रखा है कि भाई पंडित रविशंकर साहब जो है भारत के लिए प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पर्सन बने थे। और आपका जो है महिला में भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जो है तन्वी सिंह जो है आपकी जीती थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड ए.आर. रहमान के पास भी है। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में सितार के लिए ही भारत रत्न भी दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन द एस्टैब्लिश? तो भैया ये 1928 में बीसीसीआई के अध्यक्ष मतलब स्थापना किया गया था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो मुंबई के अंदर स्थित है। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर ग्रांट गोबन थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। किसका स्थान लिए हैं? सौरव गांगुली का स्थान लिए हैं। अभी भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है ना। बीसीसीआई द्वारा चलाए जाने वाले जो टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी चलाते हैं, सैयद मुश्ताक चलाते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी चलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन स्तर पे क्रिकेट की देखरेख करते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है भाई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। और आईसीसी के जो वर्तमान में हेड हैं, इनका नाम ग्रेग बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के परिपथ को तोड़ने अपना पूरा करने किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि पंखा को चालू बंद करने या फिर उस परिपथ में जो आपका धारा करंट फ्लो हो रहा है पंखा वाले वायर तक, उसको रोकने या फिर देने में के लिए आप किसका यूज करते हैं? Which device is used to complete its function of breaking a circuit to start or stop the flow of electric current? है ना, सिंपल सी बात है भाई, सीधे से सोचो ना, जो करंट फ्लो हो रहे हैं वायर में उसको रोकना फिर देना, ये सब आपसे पूछ रहा है, तो भाई स्विच का प्रयोग होता है, स्विच का प्रयोग होता है। अगर आप रेलवे में इसी चीज को पढ़ेंगे तो इसी को रिले कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। सीधा नहीं रहता है कि भाई हाथ से गिरना है, वो मैकेनिज्म से अपने आप गिरता और उठता है ना, लेकिन चीज वही है, इसे रिले कहते हैं अगर आप रेलवे वगैरह में आएंगे तो, ठीक है ना। तो ये स्विच आप स्टेशन पे देखे होंगे, रिले रूम करके लिखा रहता है, एक छोटा सा दरवाजा पे लिखा रहेगा, कहीं कहीं बड़ा रहता है, जितना बड़ा स्टेशन उतना बड़ा लिखा रहता है ना। तो उसके अंदर यही सब अरेंजमेंट रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक उपकरणों को स्विच जो है, जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होता है आपका, उन जो जैसे बोर्ड ही है घर का, ये बोर्ड है, इसमें पंखा बल्ब सबकी स्विच है, तो ये जो ऊपर में टिप टॉप वाला बटन होता है जिसे आप दबाते हैं, ये किसके बने होते हैं? तो बेकेलाइट के बने होते हैं। बेकेलाइट क्या है भाई? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं, ऐसा प्लास्टिक जिसको पुनः गला कर जो है आकार की बदली नहीं की जा सके, उसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। इसीलिए भंगार वाला जो है, जो कबारा वाला है, वो भी जो बोर्ड की स्विच खराब हो जाएगा ना तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो उसको जो है कहीं पे फिर बिकेगा नहीं, ठीक है। परिपथ में लगे इक्विपमेंट नष्ट होने से बचाने हेतु एक मिनट, परिपथ में लगे इक्विपमेंट को नष्ट होने से बचाने हेतु, है ना, हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। किसका?
फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज जो है ना इस प्रकार से एक सर्किट बनी होती है ना, दोनों साइड मेटल मतलब ये जो मिश्र धातु रहता है तांबा और शीशा, है ना, शीशा और टीन, माफ कीजिएगा, इसके बीच में एक पतली वायर इस प्रकार से फ्यूज बना रहता है तांबा, शीशा और टीन का, है ना। जैसे ही हैवी करंट फ्लो होती है ये ब्रेक हो जाती है और आगे की सर्किट ही ब्रेक हो जाएगी तो इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। सिंपल सी बात है। आपसे पूछा जाता है कि भाई फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो निम्न होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ा तो अपने आप जल जाना चाहिए फ्यूज और आगे की सर्किट को ब्रेक करना चाहिए। अगर गलनांक ज्यादा रहेगा तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो इक्विपमेंट जलेगा, बाद में सर्किट टूटेगा, तो क्या फायदा भैया, है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है भैया, एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं, किस चीज से मापते हैं, अमीटर से मापते हैं, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत कौन दिया था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, तो इसको हेनरिक हर्ज, ठीक है, हेनरिक हर्ज नामक वैज्ञानिक ने, माफ कीजिएगा भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है आपका खोज किया था। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ई बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होती है गेहूं की खेती, व्हिच टाइप ऑफ द सोइल द बेस्ट ऑफ व्हीट कल्टीवेशन, तो भैया ये दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी न ज्यादा चिकनी ही रहता है न ज्यादा बलुई ही रहता है, दोनों का मिक्सअप समझ लीजिए दोमट मिट्टी है, ठीक है। बढ़िया देखने में भी लगता है और किसान को इसको मतलब उसको जो तैयार करते हैं ना जोत के, उसमें भी इजी पड़ता है, ठीक है, बड़ा बड़ा ढेला नहीं निकलता है, ताकि बैल को भी आराम होता है। अब मैं ये सब किया हूं तो थोड़ा जानता हूं भैया, है ना। भारत में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, लगभग 30%। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो खादर होते हैं, एक बांगर होते हैं। अब ये खादर क्या होते हैं और ये बांगर क्या होते हैं, मैंने आपको बता चुका है खादर क्या है बांगर क्या है। भैया खादर जो है ये न्यू वाला जलोढ़ मिट्टी है और बांगर जो है थोड़ा ओल्ड वाला जलोढ़ मिट्टी है। ऐसा नहीं कि 2000 साल वाला है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो मैदानी इलाका है वहां लगभग हर साल बाढ़ आती है, तो नदी अपनी दिशा बदलने के कारण मान लीजिए कि 2019 में नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो यहाँ पे ये वाली एरिया जब सूखेगा, पानी की फ्लो कम होगी बाढ़ से, तो मान लीजिए ये नदी रह जाएगा ओरिजिनल, बाढ़ वाले में उफान था तो इतना रह गया। तो ये जो बीच में मिट्टी का जो लाया परत, बहुत सारे मिट्टी इसमें अवसाद जो है बहा के लाया, यही परत ऊपर में बैठ के जो काफी उपजाऊ होते हैं, तो इसे खादर कहा जाने लगा। अब अगले साल यही नदी जो पहले यहां से बह के इतना दूर ओरिजिनल फॉर्म में आया, तो ये इतना दूर छोड़ा तो ये वाला खादर इलाका हो गया था। अब ये नदी अब इस अगली साल यहां से बहना स्टार्ट किया, थोड़ा सा दिशा मोड़ लिया, तो ये जो पुरनका मिट्टी छूट गया जो है ना, जो इस साल के लिए खादर था, अब अगले साल के लिए बांगर हो सकता है, समझ रहे हैं। तो यही खादर और बांगर है, जहां पे आपका बाढ़ का गाद नहीं जाता वो बांगर बन जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का लगभग कितना भैया इंडिया में 20%, है ना। रेगुड़ भी कहते हैं इसे, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या फिर काली मिट्टी भी कहते हैं, या फिर ब्लैक चेरनोजम कहते हैं काली मिट्टी को, है ना। काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र गुजरात इस सब में जो है काफी देखने को मिलेगा। कपास की खेती भी यहाँ बहुत होती है। लाल मिट्टी जो है लगभग 20% पे है, बुलाई मिट्टी जो है 15% पे होती है, बाद बाकी में लेटेराइट मिट्टी, अन्य मिट्टी जो है आपके इससे जितने प्रतिशत बच गए उसमें जो है शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है, व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो भैया ये ईसाई हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ये सबसे बड़ा इस्लाम धर्म के लोग हैं यहाँ पर, है ना। और अपने इंडिया में जो माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया माइनॉरिटी का, ये कौन कौन है, तो एक तो इस्लाम है, ये सबसे बड़े है मतलब समुदाय वाले लोग हैं। इसके अलावा जो ईसाई हैं इनसे थोड़ा कम इनके जो है तादाद है, सिख इनसे थोड़ा कम है, बौद्ध इनसे थोड़ा कम, और जैन जो है सबसे कम जो है, जिन्हें पारसी जो है सबसे कम है। इन सबों को यानी 2 2 4 2 6 इन सबों को जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जनजाति, है ना, आदिवासी जो निवास करते हैं ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर निवास करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विश्व में अगर सबसे अधिक धर्म मानने वाले लोग हैं ना, तो सबसे अधिक विश्व में धर्म मानने वाले लोग हैं ईसाई धर्म, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रक, और मैंने कल एक पोल के माध्यम से क्वेश्चन भी करा था कि विश्व में सबसे बड़ा इस्लाम कंट्री कौन सा है, तो आपको इंडोनेशिया बताना है, ठीक है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो भैया सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब इसकी व्याख्या मैंने ऊपर में ही कोशिका के बारे में आपको सब समझा चुका, इसलिए मैं 2 लाइन में यहाँ पे डाल के 2 ही लाइन एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के निकलता हूँ आगे। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसे क्वेश्चन बन गया था, टीसीएस ने बना लिया था कि निम्नलिखित में से कोशिका के कौन सा एक मुख्य भाग नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में रिक्तिका था, है ना, रिक्तिका, है ना। तो ये जो है आपका वॉक्यूल बोलते हैं उसको, है ना। तो ये भाई कोशिका झिल्ली एक होता है, कोशिका द्रव होता है ना। इसके अलावा आपका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है ना, सेल मेम्ब्रेन होता है
है ना। इस प्रकार से 3 भाग होते हैं आपका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोशिका का अध्ययन पूछेगा तो एक साइनोलॉजी ऑप्शन में देगा, जो कुत्ता का अध्ययन होता है। भारतीय राष्ट्रीय के 8वें अनुसूची में अनुसार भारत में कुल कितने आधिकारिक भाषा है? अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया? तो भाई अभी 22 है, लेकिन जब आपका हमारा जब संविधान बन के लागू हुआ था, या फिर यूं कहे कि देश आजाद हुआ था, तो इसके बाद हमारा जो है कितने भाषा थे संविधान के अंदर? तो मात्र 14 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 21वीं संवैधानिक संशोधन हुआ, 21वां नंबर का अमेंडमेंट होती है, तो इसमें सिंधी भाषा को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार 14 से 15 हो गया। फिर एक बार 71वां संविधान संशोधन होता है ना, तो इसमें जो है आपका क्या दिया जाता है भाई आपको, है ना, इसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, है ना, नमकीन को जो है ना, आपको दिया जाता है क्या, मतलब संवैधानिक दर्जा। ठीक है, तो आपका 15-3 18 हो गया। और लास्ट में 2003 में लास्ट में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को इकट्ठे दर्जा दिया जाता है, डोगरी, मैथिली, संताली और आपका एक बोडो कहा गया, बोडो। तो इन चारों भाषा को दिया जाता है। तो 18 और 4 22 हो गया। अब आपको याद कैसे रखेंगे इनके अमेंडमेंट नंबर? तो मैंने इसको देखो निकाला एक ट्रिक, है ना। देखिए 71 और 21 दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 71 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92, है ना। तो पहला 21वां, दूसरा का 71वां और तीसरा का 92वां संविधान संशोधन। एगो सिंधी भाषा के, फिर नमकीन मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसके बाद बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ठीक है, तो ये जितने भी भाषा संविधान में बाद में आए ना, आपको यूं याद हो जाएगा, यूं, है ना। तो जरूर से थोड़ा सा ध्यान रखिए, 21 और 71 को जोड़िए, 92 होगा, तो अमेंडमेंट नंबर भी मिल जाएगा और आपका भाषा भी याद हो जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज कितने भैया? 6 हैं, साउथ के सारे प्लस संस्कृत प्लस ओडिसी। ठीक है, इसके अलावा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई जय सिंह ने ... अपनी राजधानी की स्थापना की थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी द राजपूत रूलर सवाई जय सिंह इस्टेब्लिश्ड हिज न्यू कैपिटल एट, तो भैया जयपुर। कहां पे? जयपुर। सिंपल सी बात है, जयपुर को बसाया भी था उन्होंने, तो कहां राजधानी लेके जाएगा? अब घर आप बनाओगे, रह के रहने लगेगा आपका छोटकू भाई, तो कैसा थोड़ा लगता तो है ना, थोड़ा सा, है ना। और रहे और वो भी न माने, उपकार भी न माने, है ना, कि भाई हाँ भैया ने बनाया है, ऐसा नहीं, तो बोलेंगे अरे, तो फिर तो थोड़ा लगता है मन में भाई, कोई कहता है कोई नहीं कहता है, जो ह्यूमन नेचर है वही बता रहा हूं। ठीक है, जयपुर की स्थापना जो है ये आपका जय सिंह सेकेंड ने किया था, है ना। उदयपुर की स्थापना जो है ये महाराणा उदय सिंह सेकेंड ने किया था। ये बात भी ध्यान रखना, ये दोनों काफी बार पूछे गए एग्जाम के अंदर, SCM, CRPF, CHSL और यहाँ तक कि MTS में पूछे गए, है ना। आने वाले CGL में पूछे जाएंगे। आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं भाई, TCS की जो एग्जाम होती है ना, ज्यादातर फर्क नहीं होती है। अगर आप CGL की एग्जाम देने जा रहे हो और आप सोचोगे कि MTS का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी भूल है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन के लेवल में ज्यादा डिफरेंस ज्यादा जरूर रहता है, लेकिन अब पूरे क्वेश्चन में नहीं रहते हैं, पूरे पैटर्न सेम टू सेम वही रहते हैं। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है ना। अब ये होता है कि मान लीजिए जैसे MTS की एग्जाम देने गए, हमें पूछ दिया भाई यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, हमने बताना है भरतनाट्यम संबंधित है। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं CGL की देने, तो अब ये पूछ देंगे भाई यामिनी कृष्णमूर्ति की जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो हमें क्या हुआ, कितना सा फर्क आया कि एक तो हम सीधे सीधे रटी रटाई पढ़ लिए कि भाई भरतनाट्यम से, एक अब मुझे क्या होगा कि थोड़ा इसके बारे में टटोलना होगा अगर मुझे हाई लेवल की एग्जाम देनी है। तो बस फर्क इतनी सी होती है, और मैं इसी पे काम कर रहा हूं, बस, है ना, इसी पे काम कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन पकड़ो उसके जड़ को रख दो, कि इससे कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको छूटने के चांसेस जो है नगण्य हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। उदयपुर को जो है उदयपुर में एक प्रसिद्ध झील है पिछोला, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान के अंदर है। दोस्तों, इस वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको 25 रुपया पे करना है, सीधी, है ना। 25 रुपया जो है कोई भी ऑनलाइन माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी होता है दुनिया जहां, उससे 25 रुपया आपको पे करना है। आप क्लिक करेंगे, एक व्हाट्सएप रिडायरेक्ट करेगा आपको, वहां पे उस व्हाट्सएप पे 25 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको इसी प्रकार के 57 क्लास के आपको PDF जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैलिडिटी जो है 2 महीने है, 2 महीने में आपको जो है 57 PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने पूरा क्लास भी अटेंड कर लिया, पूरा PDF भी पढ़ लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है GK GS में कमजोर रह पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? भैया, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आंसर यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता क्योंकि निम्नलिखित में से लिखा है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड है ना, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य आजकल आपको संसद के अंदर कहां देखने को मिलेगा? तो राज्यसभा में देखने को मिलेगा। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान
संविधान से लिया गया है, 238 आपका इलेक्ट से आता है और 12 जो है आपका मनोनयन से आता है। ठीक है, लोकसभा में भी सिस्टम ही खत्म हो गया। जो एंग्लो इंडियन वाली 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये चलता आ रहा था प्रथा, वो समाप्त किया गया। साथ ही साथ 104वां संविधान संशोधन में ही जो आपका एससी और एसटी इनके जो आरक्षण की बात करी गई है, तो इनके आरक्षण में 10 वर्षों की जो है इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 101वां भी काफी पूछता है, 102वां और 103वां और 104वां। ठीक है, तो 101वां जीएसटी संबंधित है, 102वां ओबीसी से, 103वां ईडब्ल्यूएस से और 104वां आपका एंग्लो इंडियन से। तो ये चारों संविधान संशोधन जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन निर्वाचित है कौन मनोनीत है, सभी आओ सभी वोट डालो। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो आपका डिस्प्यूट राइज होता है, जो विवाद उत्पन्न होता है ना, तो उसकी निपटारा कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट, खाली सुप्रीम कोर्ट, और कोई हाई कोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो इनकी गरिमा का हास होगा। भाई राष्ट्रपति देश के पहला नागरिक और हाई कोर्ट में अपनी मामला सुनवाई करवा रहे हैं, तो ये दिक्कत है ना भाई। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो आर्टिकल है 54 है, पकानी पकानी 3 नंबर पे आ जाएगा, 52, 53, 54 निर्वाचन हो जाए 54 है ना। अप्रैल 2023 में मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में पहला एम्स का उद्घाटन कहाँ किया, वेयर डिड मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट एम्स इन नॉर्थ इंडिया इन अप्रैल 2023, तो गुवाहाटी असम में किया भाई, है ना, अप्रैल 2023 के अंदर। पिछले साल मोदी ने हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर है वहां पे उद्घाटन किए थे। मोदी ने हाल ही में भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किए हैं मोहाली में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मानव का हृदय की झिल्ली जो है किसके द्वारा ढका होता है, जो मानव के जो हार्ट होता है ना, इस प्रकार से आप हार्ट बनाते हैं, ये किस झिल्ली के द्वारा ढका होता है, ठीक है, बाय व्हिच मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन हार्ट कवर्ड, तो भैया ये जो झके होते हैं ये पेरोकार्डियम के द्वारा जो है ढके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मानव हृदय कितने चैम्बर वाली होती है, 4 चैम्बर वाली, इस प्रकार से रहता है 4 चैम्बर वाली, है ना। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, आलिंद आलिंद, नीचे वाले भाग को निलय, तो इसे हम कहेंगे दहना आलिंद दहना निलय, इसे हम कहेंगे बायां आलिंद बायां निलय। ठीक है, समझ गए, 2 आलिंद होता है, 2 ने बता दिए। इसके अलावा हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो है ना, थायराइड, थायराइड समझते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी रोज दवाई खाता है ना, तो आयोडीन की कमी से जो है आपका घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से ही थायरॉक्सिन जो ग्रंथि अबटू ग्रंथि वो बिगड़ती है। ठीक है, तो ये जो थायरॉक्सिन है, थायराइड वगैरह है, इसके प्रभावित होने से हृदय सीधे प्रभावित होता है, इसलिए डॉक्टर इसे छोटे में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो धड़कन पर नियंत्रण किसके लिए किससे होता है, थायरॉक्सिन से होता है। अम्लीय पदार्थ अगर आप ज्यादा खाएंगे तो हृदय की गति बढ़ेगा, और क्षारीय पदार्थ खाइएगा तो हृदय की गति घटेगा। हृदय से शुद्ध रक्त जो है धमनी में प्रवाहित होता है, और अशुद्ध रक्त चूंकि हृदय को लाना है, क्योंकि हृदय जो है साफ करने वाला काम कर रहा है भाई यहाँ पे, है ना, पंप करने का काम क्या कर रहा है, हृदय कर रहा है, मतलब उसका ईंधन है, वो आएगा पंप करेगा, शरीर में जाएगा, फिर उधर से खराब होकर आएगा, फिर आएगा, फिर पंप करेगा। तो इस प्रकार से तो जो शुद्ध हो ना वो धमनी में जाता है तो शरीर की तरफ जाएगा, और जो अशुद्ध है ना वो हृदय को फिर से वापस लेके आएगा तो वो सिरा में आता है। लेकिन एक जगह ये जस्ट उल्टा होता है, फुफ्फुसीय धमनी या फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय धमनी कहेगा तो उसमें जो है आपका फुफ्फुसीय धमनी कहेगा तो अशुद्ध रक्त फ्लो होगा, और फुफ्फुसीय सिरा कहेगा तो शुद्ध फ्लो होगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर यह पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया गया लिंक पे क्लिक करके आप मैसेज कर सकते हैं।